सो वेलकम बैक स्टूडेंट, माय नेम इज विजय। क्लास 10th का टर्म 2 के अकॉर्डिंग आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम 6 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों हमने इससे पहले जो टर्म 2 के जितने भी सिलेबस थे क्लास 10th के रिलेटेड में एसएसटी बेस्ड, जिसमें इकोनॉमिक, उसके बाद आपका सिविक्स, ज्योग्राफी एंड साथ में आपका क्या कहते हैं पॉलिटिकल भी हो रहा है। तो जितने भी 10th क्लास में टर्म 2 के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं वो सारे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस चैप्टर नेम इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसे हिंदी में विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। मेरा नाम विजय है। ई पाठशाला चैनल पे आप ये सारी सीरीज देख रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। वीडियो के अगले पार्ट में नहीं, इसी पार्ट में ही हम देखेंगे। पहला पार्ट है वीडियो का और हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक बेसिक चीज़ समझनी है, वो है हमारी एक्टिविटी। दोस्तों एक्टिविटी, मैं इसको यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्टिविटी, तो अगर आपने एक्टिविटी को पढ़ा हो, एक्टिविटी को नहीं पढ़ा है तो आपने मेरे ख्याल से 8th क्लास में तो ज़रूर पढ़ा होगा। देखो हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। हिंदी में इसे प्राथमिक बोला जाता है, इसे द्वितीय बोला जाता है और इसे तृतीयक बोला जाता है। अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में, देखो हमारे जितने भी काम होते हैं ना, सारे के सारे काम को हम डिवाइड कर देते हैं। कुछ भी नेचुरली चीज़ से हम कोई नेचुरल चीज़ बना लेते हैं, जैसे कि हमने ज़मीन का इस्तेमाल करा, ज़मीन का इस्तेमाल करने के बाद हमने फसलें उगा ली, तो ऑफकोर्स ये एक्टिविटी जो होगी ये प्राइमरी एक्टिविटी होगी। लेकिन उस फसल से, गेहूँ जो भी हमने पैदा करा, उससे हमने आटा बना दिया तो ऑफकोर्स वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। और उसके बाद उस आटे को अगर हमने बेच दिया तो ऑफकोर्स वो टर्शियरी एक्टिविटी यानी कि तृतीयक क्रिया होगी। क्लास 8th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी आपने इसके बारे में बेसिक पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 10th क्लास में आएंगे तो ये 3 बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और जब 11th और 12th में जाएंगे, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो फिर आप चौथी भी पढ़ेंगे क्वाटिनरी एक्टिविटी और 5वीं भी पढ़ेंगे क्विनरी एक्टिविटी। अब ये चतुर्थ और पंचम एक्टिविटी क्या होती है उतना आप डीपली मत समझिए, उसका कोई फायदा नहीं है अभी। तो ऑफ कोर्स हमें एक चीज तो क्लियर हुई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण उद्योग, दोस्तों ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं वो सारा का सारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है और इसे हम विनिर्माण बोलते हैं। अब स्टोरी यहाँ से आपकी स्टार्ट है। अगर आज आप नोटिस करें अपने घर के अंदर ये जहाँ पे भी आप इसको वीडियो को बैठ के देख रहे हैं, आप जस्ट यू लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए, एक एक चीज ना मैन्युफैक्चरिंग करके ही बनी है, कोई भी नेचुरल नहीं है। गेट, पंखा, उसके बाद क्या कहते हैं, जिस फोन में आप देख रहे हैं, उसके बाद मतलब जहाँ पे भी आप बैठे, जिस बेड पे, कुर्सी पे, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। जिस पे आप लिख रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। आप एक नॉर्मल शॉप पे जाइए, शॉप पे जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है वो सब कहीं ना कहीं से बना पड़ा है। दैट इज़ वाई वो एक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है जो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो देखो विनिर्माण जो भी कुछ हो रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो ऑफकोर्स वो छोटी क्वांटिटी में नहीं बनेगा, लार्ज क्वांटिटी में बनेगा और उस प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे और उसे ही मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। देखो आपने क्या करा, आपने खेतों से गन्ना उठा लिया, गन्ना उठाने के बाद बहुत सारा गन्ना, मतलब छोटा नहीं बहुत सारा गन्ना रॉ मटेरियल के रूप में हो गया और गन्ने को आप ले गए फैक्ट्री में। आपने क्या करा, आपने फैक्ट्री के अंदर गन्ने से जूस निकाल लिया, जूस निकालने के बाद आपने बना दी चीनी बना दी। और चीनी ऐसे तो नहीं छोटी क्वांटिटी में बनाओगे, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनाओगे। दिस इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो वो रॉ मटेरियल जो होता है वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाता है और उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं, विनिर्माण बोल रहे हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, शुगर कैन हो सकता है, आयरन और लोहा बना रहे हो आप, तो आयरन और एक रॉ मटेरियल हो गया। अभी हमने पिछले मिनरल्स एंड रिसोर्स वाले पार्ट में तो पढ़ा था इसके बारे में, है ना। स्टील हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया। आपके जो कपड़े हैं जो आप पहनते हैं, चाहे अंदर पहन रहे बाहर पहन रहे, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग है। एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चरिंग। भाई हम पूरी तरीके से घिरे पड़े हैं इन चीजों से। तो आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया होगा। हमारे इंडिया के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड में अब एक चीज़ नहीं है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। एक सुई से लेके एरोप्लेन के जहाज तक जितनी भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, सब कुछ। अब सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ऑफकोर्स
हमारा जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण उद्योग हमें देखने को मिलता है। क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आज की डेट में हमारे जीवन के लिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी क्यों है? एक जनरल टर्म में देखें तो अगर आप कुछ भी है, आपने गेहूं उगा लिया तो गेहूं क्या ऐसी खा लोगे? गेहूं खा ही नहीं पाओगे भाई। गेहूं से बनी जो रोटी होती है, गेहूं आपने उगा तो लिया, गेहूं एक रॉ मटेरियल है, लेकिन गेहूं को टेक्निकली इस्तेमाल करके उसको आटा तो बनाना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आटा बनाओगे, जब जाके आप रोटी बना पाओगे। दैट इज वाई मैं कह सकता हूँ, व्हाट इज लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे को लिखना था वाई इज, ओके, वाई इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या सर व्हाट इज भी ठीक ही है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए और हमारे को बैकबोन को, हमारे रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारे डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो सबसे नंबर वन ये है कि ये जो है ना, ये पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चर का जो भी सामान होता है उसको मॉडर्नाइज कर देती है, मॉडर्न कर देती है। उसके बाद ऑफकोर्स लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा पा रही है, टर्शियरी और सेकेंडरी एक्टिविटी तो ज़्यादा ही कर रही है, और वो भी कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रही है, गरीबी को ख़त्म कर रही है। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ट्रेड को, वाणिज्य को, व्यापार को और बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एक्सचेंज को बढ़ा रही है। उसके बाद कंट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है उसको वाइडली बहुत बड़े अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रही है, और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज धीरे धीरे और अच्छी होती जा रही है। तो ये एग्रीकल्चर को अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री को अच्छा कर रही है। इसीलिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब जो भी एग्रीकल्चर यानी कि जो भी खेती से संबंधित औजार होते हैं, चाहे आप फर्टिलाइजर ले लीजिए, औजार मतलब खेती से संबंधित सारी चीजें, फर्टिलाइजर, पंप, इंसेक्ट, पीवीसी पाइप, मशीन, प्लास्टिक, उसके बाद टूल्स, ट्रैक्टर, हैंड पंप, बिजली के इक्विपमेंट जितने भी हैं सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और सोचो एग्रीकल्चर जो होता है, अगर ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को बना के देगी तो ऑफ कोर्स क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि एग्रीकल्चर में जब ये सारी चीजें चली जाएगी, मतलब ट्रक है और ट्रैक्टर है, हमने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के थ्रू बना दिया, तो ट्रैक्टर जब एग्रीकल्चर में जाएगा तो ऑफकोर्स खेती ज्यादा करेगा, ज्यादा अच्छी तरीके से खेती कर पाएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से खेती कर पाएगा तो रॉ मटेरियल ज्यादा मिल पाएगा हमें, है ना, रॉ मटेरियल ज्यादा मिल पाएगा। तो ऑफकोर्स ये एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको समझना जरूरी है ना। तो मेन है ये कि अगर आप एक का साथ दोगे, एग्रीकल्चर अगर इंडस्ट्री का साथ देगी तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का साथ देगी। नॉर्मल सा है कि खेती से संबंधित जितने भी औजार बनेंगे, अगर बनेंगे तो ऑफकोर्स खेती करने वाले लोगों को फायदा होगा। खेती करने वाले लोग अगर खेती कर रहे हैं, उनको औजार अच्छे मिल जा रहे हैं, तो वो जो मैं कह सकता हूँ रॉ मटेरियल के रूप में कुछ भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। तो इतना आपको बेसिक ही समझना है। हाँ, उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक हम सेल्फ सफिशिएंट होने ज़रूरी है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ऑफकोर्स हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को और अच्छा नहीं बेच पाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो हम सामान कैसे बनाएंगे? सामान नहीं बनाएंगे तो हमें बाहर का सामान खरीदना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू तो वैसे गिर जाएगी। तो इसीलिए हमें अपने सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करने से पहले हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी मजबूत करना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखें किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, तो 27% में से दोस्तों, कितने में से? 27% में से 17% जीडीपी जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी बना रही है। जीडीपी के अंदर इसका रोल जो है 17% है 27% में से, और 10% में से जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्री जिन्हें मैं बोल सकता हूँ, कोल, माइनिंग, उसके बाद दूसरी इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें 10% रोल निभा रही है। तो ये हमें ज़रूरी है इन चीज़ों का डेटा इकट्ठा करने के लिए। हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी हिंदी वाली बुक में ज़रूर देख लीजिएगा। हमने ये डिपार्टमेंट बनाए हैं, और हमने ये भी कहा कि सेकेंडरी एक्टिविटी किस तरीके से काम कर रही है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, कितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए प्रोडक्ट में लेके, इन्वेंशन में लेके, वो ये सब देखती रहती है। आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कल को आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो, मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ रुपए आ गए, 10 करोड़, वही 10 करोड़ रुपए आ गए जो गोवा के डब्लू के नीचे
छुपे हुए थे। आप गोवा गए और गोवा के अंदर आपने क्या करा, आपने डब्लू वाला वो पेड़ ढूंढ लिया, और फाइनली जब डब्लू वाला पेड़ आपने ढूंढ लिया तो आपको क्या मिल गया, आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए। अब 10 करोड़ मिलने के बाद आपने कहा कि भाई क्या कहते हैं, मुझे एक इंडस्ट्री खोलनी है। अब जब मुझे एक इंडस्ट्री खोलनी है तो इंडस्ट्री तो ऐसा है नहीं कि आप कहीं पे भी खोल लोगे। इंडस्ट्री खोलने के लिए बेसिक चीज़ें क्या जरूरत पड़ती है दोस्तों। नंबर 1, यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है पर आप समझ जाओगे। नंबर 1 रॉ मटेरियल, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा माल वो ज़रूरी है हमें। मतलब मान लीजिए आपको चीनी बनानी है तो आपको गन्ने की ज़रूरत है, आपको कोई इक्विपमेंट बनाना है तो लोहे की ज़रूरत है, आपको मान लीजिए अचार बनाना है, या आप मान लीजिए कि आपको टिम्बर बनाना है तो लकड़ की ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। दूसरा मान लीजिए कि कच्चा बादाम चाहिए तो कच्चे बादाम से आप आलमंड ले सकते हैं, हेयर ऑयल बनाना चाहते हैं तो उसका भी चाहिए। लेबर चाहिए, पूरी कंपनी के अंदर खुद तो काम करोगे दिन रात, है ना। R&D टीम चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो इनोवेशन की बात करेगी, तरीके से बात करेगी, ये चाहिए। उसके बाद पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा लगता है। लेबर को सैलरी कहाँ से दोगे, बिजली का बिल कहाँ से दोगे, पावर चाहिए, बिजली चाहिए। उसके बाद मार्केट जहाँ पे इसे बेचना है। इवन दूसरा मैं कह सकता हूँ कि कंपनी को लिंक्स भी चाहिए। लिंक्स में छोटी छोटी कंपनी के साथ इनका टाई अप होना जरूरी है, और ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए। तो इसीलिए अब देखिए ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है, और ऑफ कोर्स ये बात फैक्ट है कि ये सारी चीजें हमें एक जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं एक जगह हमें मिल जाए। और इसीलिए अब जैसे जैसे ये सारी चीजें मिल जाती है तो उसके बाद अर्बन एग्लोमरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं ये जरूर याद रखिएगा, अर्बन एग्लोमरेशन पेपर के अंदर आता है, 200% पेपर के अंदर आता है। अब इसको कहते हैं क्या, अर्बन एग्लोमरेशन को, ये समझिए। मान लीजिए कि आपने इंडस्ट्री खोली, आपने कोई इंडस्ट्री खोल ली, और इंडस्ट्री खोलने के बाद आपने ये देखा कि ये इंडस्ट्री मैंने यहाँ कहीं गांव के इलाके में खोली। जहाँ पे इंडस्ट्री खोलेगी ऑफ कोर्स लेबर कहीं से तो आएगी, लेबर मजदूर वर्ग कहीं से तो आएगा। उसके बाद बिजली तो कहीं से आएगी, उसके बाद मार्केट में सामान जाएगा तो ऑफ कोर्स मार्केट इसके आसपास बनेगी। तो अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब ये होता है, या एग्लोमरेशन का मतलब ये होता है, जैसे हिंदी में कुछ अजीब सा वर्ड है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसको हिंदी में, आई थिंक मैंने नहीं लिखा, क्या नहीं मैंने हिंदी में से लिखा नहीं क्योंकि वर्ड ही थोड़ा अजीब सा था। एग्लोमरेशन आप समझ लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पे भी फैक्ट्री होती है ना, जहां पे भी फैक्ट्री बनाई जाती है, इतना आप याद जरूर रखिएगा कि उसके रेडियस की मान लीजिए ये फैक्ट्री है, इतनी से इलाके में 2-4 फैक्ट्रियां खुली हुई है, तो ऑफ कोर्स इसके रेडियस के 10 किलोमीटर के दायरे में सारी डेवलपमेंट होनी चालू हो जाएगी। यहाँ नई नई सिटीज़ बसने चालू हो जाएगी, लोगों को जॉब, देखो जहाँ लोगों को जॉब मिलती है तो ऑफ कोर्स लोग वहीं बसना पसंद करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ की प्रॉपर्टीज़ महंगी होती चली जाएंगी, यहाँ पे लोग बसते चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है इन फैक्ट्रीज़ के अंदर, और इसे ही हम अर्बन एग्लोमरेशन का नाम बोलते हैं, और इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब कोई फैक्ट्री बसेगी तो उसके साथ साथ अर्बन एग्लोमरेशन होता चला जाएगा। और जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये क्यों बसा, ये ऐसे ही बसा, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, और ये चीज़ ऐसे ही बसा, और इसलिए हमें ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। और यहाँ पे हिंडरलैंड होता है कि हिंडरलैंड वही, जैसे मैंने अर्बन एग्लोमरेशन बताया आपको कि यहाँ कोई फैक्ट्री खुली हुई है, इस फैक्ट्री को छोटे लेवल पे कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे कोई एक छोटी सी फैक्ट्री खुल जाएगी, यहाँ कोई खुल जाएगी, यहाँ कोई खुल जाएगी, जो इसको क्या करेगी, इसको चीज़ें प्रोवाइड करवाती रहेगी, याद रखिएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इस पार्ट के अंदर हम यही पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे और क्या क्या चीज़ें। आई होप आपको सेकेंडरी एक्टिविटी का थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।